हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे समाश्रित संविदा के बारे में कि समाश्रित संविदा क्या होती है। समाश्रित संविदा को समझने के लिए आपको संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रोविजन, महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में, जो कि है धारा 31, इसको समझना पड़ेगा। और धारा 31 से लेके आपको 36 तक समझना पड़ेगा। इसमें धारा 31 बताती है कि समाश्रित संविदा की परिभाषा क्या है, समाश्रित संविदा क्या होती है, धारा 31 बताएगी। लेकिन जब आप धारा 32 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि संविदा तो हो गई है, मतलब समाश्रित संविदा बन गई, लेकिन समाश्रित संविदा का पालन कब हो सकता है। तो संविदा का पालन कब हो सकता है, ये धारा 32 से लेकर 36 तक देखने को मिलेगा इस संविदा अधिनियम में। और जो धारा 31 है वह बताती है समाश्रित संविदा क्या होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती जाए। और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि समाश्रित संविदा क्या होती है। तो समाश्रित संविदा क्या होती है। समाश्रित संविदा का मतलब होता है कि एक नॉर्मली बेस में आप मतलब नॉर्मली वे में समझें कि समाश्रित संविदा क्या होती है। समाश्रित संविदा का मतलब यह है कि जैसे ए ने बी के साथ कोई संविदा की, जैसे नॉर्मली जो संविदा होती है कि बी ने उसको प्रपोजल भेजा और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वह वचन बन जाता है। वचन बनने के बाद जब वह वचन जब उसमें प्रतिफल मिलता है यानी कंसिडरेशन मिलता है तो वह करार का मतलब रूप धारण कर लेता है। और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो वह संविदा बन जाता है। तो संविदा हमने समझा कि संविदा क्या होती है, जो दोनों ने किसी कार्य को करने के लिए किसी मतलब किसी जो भी चीज है उसके बारे में प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। तो कोई भी किसी के बारे में भी, तो इसने अपने वचन का पालन कर लिया, इसने अपने वचन का पालन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी संविदाएं भी होती हैं जिसके बारे में जो अधिकारों का प्रवर्तन है, मतलब जो अधिकार होते हैं, इसको जो राइट है, उन अधिकारों का प्रवर्तन हम किसी घटना के होने पर या ना होने पर आधारित कर देते हैं उस संविदा के माध्यम से। कि जैसे ए के द्वारा बी के साथ संविदा की गई कि यह घटना, जो भी घटना, जैसे मान लो ए ने बी के साथ कोई संविदा की, उसमें संविदा की कि ये जो घर है वह घर है वह जब जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ए ने बी के साथ संविदा की कि यह घर जब आप जला देंगे तब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो किसी घटना के घटित होने पर यह निर्भर है कि जब यह गृह जल जाएगा उसके बाद इसको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर होता है, यह उस घटना के ना होने पर निर्भर होता है। तो उसे कहते हैं समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा को समझने के लिए आपको धारा 31 समझना पड़ेगा इस संविदा अधिनियम की, कि धारा 31 क्या कहती है। धारा 31 को एक बार हम बैरेट लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं कि बैरेट लैंग्वेज इसके बारे में क्या बताती है। तो आप भी निकालें धारा 31। धारा 31 को जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको अध्याय मिलेगा कि ये अध्याय 3 का भाग है, जिसमें दिया है समाश्रित संविदा के विषय में। तो समाश्रित संविदा के विषय में सबसे पहली धारा आती है धारा 31। धारा 31 दी गई है समाश्रित संविदा की परिभाषा। इसका जो टाइटल लिखा है वह परिभाषा करके लिखा है। इसके अंदर लिखा है समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या ना होने पर ही किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। मतलब ऐसी संविदा की जाती है जो कि किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर निर्भर होती है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल लिखा है, जो कि मैंने जो एग्जाम्पल आपको समझाया था यही एग्जाम्पल इसमें लिखा है। इस एग्जाम्पल में लिखा है कि बी से ए संविदा करता है, मतलब बी ने ए के साथ कोई संविदा की। क्या संविदा की कि यदि बी का गृह जल जाए तो वह बी को 10,000 रुपए देगा। मतलब बी अपना गृह जल जाए, मतलब इसका गृह, जो बी का ये गृह है यह जल जाएगा या ये जो घटना है ये घटित हो जाएगी, तब ए उसको 10,000 रुपए देगा। बहुत सी संविधाएं ऐसी होती है कि बी की प्रॉपर्टी पर कोई घर बना हुआ है बंजर भूमि पर, या कोई जर्जर स्थिति में किसी मकान को बी ने बनाया हुआ है।
अब ए कह रहा है कि मुझे उस प्लॉट को खाली चाहिए, तो बी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना घर को जला के मतलब उसी मट्टी में उसी भूमि में मिला दूंगा, और जो भी कुछ है उसका जो कचरा वचड़ा निकलता है वो मैं फेंकवा दूंगा इसको ट्रॉली के माध्यम से या किसी के माध्यम से भी। तो बी ने ऐसा कह दिया, मतलब ए को कह दिया कि ऐसी संविदा कर ली। अब ए इसको पेमेंट तब देगा जब जो है गृह जल जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा, तो ये घटना घटित हो जाएगी। उसके बाद ए उसको 10,000 रुपए देगा। तो किसी घटना के घटित होने पर निर्भर होता है, तो उसे कहते हैं समाश्रित संविदा। इसके बाद आप धारा 32 से धारा 36 तक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि जो समाश्रित संविदा की गई है कि इसका पालन कब हो सकता है, इसका पालन कब कब होगा। किसी घटना के घटित होने पर होगा और किसी घटना के घटित ना होने पर निर्भर होता है। ऐसी तो समाश्रित संविदा होती है, लेकिन इसका पालन कब कब होगा, इसके लिए आपको संविदा अधिनियम की धारा 32 से लेकर 36 तक देखने को मिलेगा। 37 से फिर दूसरे प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे, पहले 32 से लेकर 36 तक आप देखें। अब हम बात कर लेते हैं कि पालन कब हो सकता है। तो धारा 32 से लेकर धारा 36 तक दिया गया कि पालन कब कब हो सकता है इसका। सबसे पहले हेडिंग आती है किसी घटना के घटने पर। किसी घटना के घटने पर, जैसे ए ने बी के साथ एक संविदा की, ए ने बी के साथ एक संविदा की कि बी जब सी से शादी कर लेगा, क्या कर लेगा, बी सी से विवाह कर लेगा। किससे कर लेगा, सी से विवाह कर लेगा, तब ए एक राशि बी को देगा। क्या है एग्जाम्पल कि ए ने बी के साथ एक संविदा की कि बी जब सी से विवाह करेगा तो मैं उसे एक धनराशि दूंगा। ए ने उससे ये वाली बात कही, तो यह वाली जो बात कही है वह किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है, किसी घटना के घटने पर निर्भर है। अब बी अगर तीसरे कोई पक्षकार से शादी कर लेता है, मान लो बी ने ई के साथ शादी कर ली, तो वह क्या ए उस स्थिति में ए बी को धनराशि देगा? तो इसका उत्तर है कि वह नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ई उस संविदा का पक्षकार नहीं है। ए ने सी को पक्षकार बनाया है, ना कि ई को पक्षकार बनाया है। अगर उस संविदा का पक्षकार ई को बनाया गया है, अगर वह संविदा में ई को शामिल कर लेता है ए, तो वह उसका पक्षकार बन जाएगा संविदा का, और ए को उस वह जो धनराशि है वह बी को देना होगी। तो ये था पहला पॉइंट कि किसी घटना के घटने पर, तो यह घटना घटित हो गई। घटना अगर घटित हुई है किसी तीसरे पक्षकार से हुई है जो कि संविदा का शामिल नहीं है, संविदा में सम्मिलित नहीं है, तो वह संविदा नहीं मानी जाएगी। चाहे बी उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए कोई एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगा सकता कि हम दोनों के बीच एक संविदा हुई थी जिसमें से ए ने ऐसी संविदा की है कि एक धनराशि देगा। अब मैंने ई सी को ना छोड़ के ई से शादी कर ली, लेकिन ई तो उस संविदा का पक्षकार है ही नहीं, लेकिन फिर भी बी अगर एग्जीक्यूशन कोई एप्लीकेशन लगाता है न्यायालय में तो वह नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी पालन की एप्लीकेशन संविदा के? क्योंकि ई उस संविदा का पक्षकार नहीं है। अगर सी से वह शादी करता है और ए उस धनराशि को नहीं देता है तो बी उस स्थिति में न्यायालय में जा सकता है और संविदा के एग्जीक्यूशन के लिए ए के विरुद्ध न्यायालय में सूट दाखिल कर सकता है। तो ये थी किसी घटना के घटने पर, किसी घटना के घटने पर निर्भर होती है। अब लिखा है कि किसी घटना के ना होने पर। दूसरा पॉइंट आता है किसी घटना के ना होने पर। अब हम इसके दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है किसी घटना के ना घटने पर। किसी घटना के ना घटने पर का तात्पर्य यह है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए ने बी के साथ एक करार किया, एक संविदा की। ए ने बी के साथ एक संविदा की कि बी का जो पोत है, यानी बी का एक समुद्री पोत है, तो वह बी का जो समुद्री पोत अगर डूब जाता है, या फिर ए कहता है कि अगर जिस इलाके में, मतलब जिस एरिया में उसको आना था, समुद्री पोत को जिस तट पर उसको आना था वह अगर नहीं आया, तो ए कहता है कि मैं तुम्हें अमुक धनराशि दूंगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि बी का जो समुद्री पोत है वह रास्ते में ही डूब जाता है, वह रास्ते में ही डूब जाता है। तो इस स्थिति में ए उस अमुक धनराशि को बी को देगा। अब
वह जो घटना थी घटित ना होने पर निर्भर है। घटित ना होने पर निर्भर है का मतलब कि वह जो घटना है अब वह घटित ना होने पर, इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखा है वह लिखा है किसी घटना के ना घटने पर। किसी घटना के ना घटने पर के लिए हम धारा 33 को पढ़ लेते हैं एक बार। धारा 33 में लिखा है कि उन संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित ना होने पर समाश्रित होती है। उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि ए ने बी के साथ कोई संविदा की। ए ने क्या कहा कि बी का जो समुद्री पोत है वह अगर नहीं आता है तो मैं अमुक धनराशि आपको दूंगा। अब बी का जो समुद्री पोत था वह रास्ते में ही डूब जाता है, तो जो घटना थी वह असंभव हो जाती है। जब किसी घटना को असंभव कर दिया जाता है, मतलब वो घटना असंभव हो जाती है, क्या वो घटना घटित ही नहीं हो सकती? अनिश्चित है, उसका निश्चित नहीं है, घटना अनिश्चित है। वह समुद्री पोत डूब गया है, अब वह घटना ही अनिश्चित हो गई है और असंभव हो गई है कि अब वह आए या ना आए, मतलब एक तरीके से खत्म हो गई है, घटना ही खत्म हो गई है। घटना घटित होने तो दूर की बात है। तो घटना के ना घटने पर तो वह घटना नहीं घटेगी, असंभव हो गया है घटना। तो उस स्थिति में वह समाश्रित संविदा होगी और बी उस अमुक धनराशि के लिए ए के विरुद्ध न्यायालय में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का सूट दाखिल कर सकता है। उसके बाद आता है किसी विशिष्ट घटना के नियत समय पर ना होने पर समाश्रित। कि किसी घटना के नियत समय में ना होने पर, अब जो समय दिया गया था वह उस समय में ना घटकर नहीं घटी है, तो वाली बात की जा रही है कि जो संविदा की गई थी और उसमें जो समय डाला गया था उस समय में वह घटना घटित नहीं होती है। इसको हम लीगल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं, बैरट लैंग्वेज से समझ लेते हैं। ए ने बी के साथ जो संविदा की, अब वह जो संविदा थी वह एक नियत समय के लिए की गई थी कि इसी समय के अंदर वह संविदा का मतलब जो है वो कार्य किया जाएगा, जो परिवर्तन है वह किया जाएगा। वह जो अपने कर्तव्य का पालन करेगा, बी अपने कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन वह नियत समय के अंदर नहीं होता है। लेकिन नियत समय पर ना होने पर, मतलब नियत समय के में ना होने पर समाश्रित है कि उस नियत समय के अंदर वह नहीं किया जाता है, तो भी उसके लिए न्यायालय में सूट दाखिल कर सकता है। ऐसा उसमें प्रोविजन दिया है। इस लाइन का मतलब ये है। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है किसी घटना घटने पर समाश्रित संविदा, किसी घटना के ना घटने पर समाश्रित संविदा, और तीसरा पॉइंट लिखा है किसी विशिष्ट घटना के नियत समय में ना होने पर समाश्रित संविदा। जो नियत समय दिया गया था उसमें नहीं घटकर वह बाद में घटती है। इसके आगे हम जब समझेंगे समाश्रित संविदा कब कब शून्य हो जाती है, तो समाश्रित संविदा शून्य के बारे में भी प्रोविजन दिए गए इसमें। तो शून्य के बारे में प्रोविजन देख लेते हैं कि समाश्रित संविदा कब शून्य हो जाती है। हम देख लेते हैं कि समाश्रित संविदा कब कब शून्य होती है। तो पहला पॉइंट यह है कि असंभव घटना पर आधारित है। अब असंभव घटना पर आधारित है, मान लो ए ने बी के साथ कोई संविदा की कि बी जब सी से शादी कर लेगा, बी जब सी से शादी कर लेगी या कर लेगा तो मैं अमुक धनराशि बी को दूंगा। ए ने ऐसा कहा, लेकिन बी सी से ना करके ई से शादी कर लेता है। संविदा की जा रही थी, तब बी सी से शादी करने की संविदा की जा रही थी, और जब वह संविदा की जा रही थी जब सी मर चुका था या मर चुकी थी, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, असंभव घटना पर आधारित करार है। अब वह घटना असंभव है होना, तो वह करार ऑटोमेटिक शून्य माना जाएगा। ऐसी समाश्रित संविदा शून्य मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है जब घटना असंभव हो जाती है। जब घटना असंभव हो जाती है, ए ने बी के साथ कोई मतलब
ऐसा एग्रीमेंट कर लिया था जो विमान पोत वाला मैंने आपको बताया कि समुद्री पोत जो था वह जा रहा है अब बी के साथ कोई धनराशि लेने देने का, जो ए ने कहा है कि अमुक धनराशि बी को मैं दूंगा, जब मैं बी को दूंगा, ए ने कहा कि मैं अब अमुक धनराशि बी को दूंगा, लेकिन बी का जब समुद्री पोत इस तट पर ना आए तो दूंगा। तो बी का जो पोत था, समुद्री पोत था, वह तट पर ना आए। अब वह जब आ रहा था वह रास्ते में डूब जाता है, तो वह घटना असंभव हो गई। घटना तो यानी घटना घटित नहीं हुई, तो वह संविदा शून्य मानी गई है, वह समाश्रय संविदा भी शून्य है। अब दूसरी बात है विशिष्ट घटना के नियत समय में ना होने पर। अब विशिष्ट घटना के नियत समय पर ना होने पर ए ने बी के साथ कोई संविदा की थी, उसमें कोई समय इंक्लूड कर दिया था कि 1 वर्ष के अंदर, बी वर्ष के अंदर बी ऐसा ऐसा काम करेगा। अब बी उस समय के अंदर नहीं कर पाता है तो वह संविदा ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी। तो किसी नियत समय के भीतर वह नहीं कर पाता है तो वह संविदा भी शून्य हो जाती है। ऐसी समाश्रय संविदा भी शून्य है। तो आज हमने समझा कि समाश्रय संविदा क्या होती है, यानी सेक्शन 31 समझा, और 32 से लेकर 36 तक के प्रोविजन भी हमने देखे इस वीडियो में। अब 32 से लेकर 36 तक को आप बैरल लैंग्वेज में देखेंगे तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी सार है वह पूरा इतने में ही खत्म होगा आपका। इसमें आपको मेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो मेंस आंसर राइटिंग भी आप इसके आधार पर कर सकते हैं कि पालन कब हो सकता है। तो आप उसमें 3 पॉइंट लिख दें कि पालन कब हो सकता है। सबसे पहले समाश्रय संविदा क्या होती है तो वो बताना पड़ेगा। उसके बाद पालन कब हो सकता है तो वो 3 पॉइंट बताना पड़ेंगे। उसके बाद लिखना पड़ेगा कि समाश्रय संविदा कब कब वह शून्य भी हो जाती है, तो उसके बारे में भी 3 पॉइंट आपको बताया मैंने। तो वह पॉइंट आप डाल दें मेंस के क्वेश्चन में, अच्छी मेंस आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन में कि समाश्रय संविदा क्या होती है, समाश्रय संविदा से जुड़े हुए प्रावधानों को बताइए। तो इसमें अगर 8 नंबर का आपका आता है सिविल जज मेंस में क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। और प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज्यादातर इससे केवल सेक्शन वाइज क्वेश्चन बने हैं प्री में कि सेक्शन 32 में क्या है, 33 में क्या है, 36 में क्या है, 31 में समाश्रय संविदा का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।